फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव, एंड सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव। कौन सा ऑप्शन है? पॉजिटिव चार्जेस आर ट्रांसफर्ड टू ग्लास रॉड फ्रॉम सिल्क क्लॉथ ना, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ। पॉजिटिव चार्जेस कभी ट्रांसफर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। सिल्क क्लॉथ होगा हमारे पास, और ये हमारा ग्लास रॉड है। सिल्क क्लॉथ से क्या होगा? इधर से ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या आने वाला है? पॉजिटिव, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, two charges are placed at a distance apart. If a glass slab is introduced between them, the mutual force between the charges. हमारे पास दो चार्जेस थे पहले, इनिशियली दो चार्जेस थे, सपोज दैट पॉजिटिव पॉजिटिव था। इनके ऊपर कुछ तो फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सिव, एफ मान लेता हूं मैं। अभी सेम अरेंजमेंट में हमने क्या किया, एक ग्लास स्लैब ला करके इंट्रोड्यूस करा दिया। अब फोर्स की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा? बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, जीरो हो जाएगा? ग्लास स्लैब लाने से फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा, या सेम रहेगा, या जीरो हो जाएगा? ग्लास स्लैब क्या है? एक डेंसर मीडियम है कि नहीं है? ग्लास स्लैब एक डेंसर मीडियम है, और डेंसर मीडियम आने की वजह से फोर्स क्या होता है? डिक्रीज करता है। क्या हो गया? अभी भी नहीं आ रहा है क्या कुछ? कितनी बार चिल्लाया था, फोर्स जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। ग्लास स्लैब लाऊंगा, इसका कुछ ना कुछ एक डेंसिटी होगी, तो जब डेंसर मीडियम आएगा तो फोर्स डिक्रीज होता है। When a brass plate is introduced between two charges, the force between the charges डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, सेम रहेगा, या जीरो हो जाएगा? हम्म अगर मैं एक ब्रास प्लेट पर आता हूँ, ब्रास प्लेट का मतलब क्या हुआ? एक मेटल। एक मेटल को अगर मैं दो चार्जेस के बीच में लाऊंगा, मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, या इलेक्ट्रिकल रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो होता है, वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है? किसी भी मेटल से चार्जेस इजीली फ्लो कर सकते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, किसी मेटल का इनफाइनाइट होता है। बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया था किसी मेटल के लिए रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है, तो वो इनफाइनाइट होती है। और जैसे इनफाइनाइट होगा, फोर्स क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। ये अगर टेंडिंग टू इनफाइनाइट हुआ तो फोर्स कहाँ जाएगा? टेंडिंग टू जीरो। फोर्स जीरो हो जाएगा। अगर कभी भी दो चार्जेस के बीच में मैं मेटल प्लेट अगर लाता हूँ या मेटल को इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो दोनों के बीच में फोर्स जीरो हो जाएगा, फोर्स इंटरेक्ट नहीं करता है। There are two charges, +1 microcoulomb and +5 microcoulomb. The ratio of forces acting on them will be, सॉल्व करें। नहीं नहीं, ठीक है, मुझे दिखाने के लिए अपने बुद्धिमत्ता का परिचय दिए हैं लोग। चार्जेस कितने बोले गए हैं? 1 माइक्रोकूलम एंड +5 माइक्रोकूलम। ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, दोनों का बीच का सेपरेशन दिया नहीं गया है, तो लेट अस सपोज आर है। सर मुझे पता है, अगर इसको मैं Q1 बोलता हूँ, इसको Q2 बोलता हूँ, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और ये होगा हमारा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। और ये दोनों के दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होता है इनका, सिर्फ डायरेक्शन अलग होता है। तो जब मैं दोनों का रेशियो लूंगा तो सेम ही तो आएगा। इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत थी ही नहीं, टाइम वेस्ट किए हो तुम। अब इसको बताएं जरा, याद होगा अगर तुम्हें, तो थ्योरी जब पढ़ाई जा रही थी, तो F0/Fm इज इक्वल टू ε m/ε0, और इसी को εr ऐसे बना करके डिब्बा, और यहीं पे लिखा था मैंने, जाके वीडियो प्ले करेंगे दोबारा से, और मैंने इसके ऊपर स्टार लगाया था। मैंने बोला था कि
क्वेश्चन इस पे पूछता है, और फिर मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था। क्या था एग्जाम्पल? कि एयर में 10 न्यूटन लग रहा है और एक मैं मीडियम लाता हूं जिसका रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी 2 है, तो उस मीडियम में कितना फोर्स हो जाएगा। सेम यही एग्जाम्पल दिया था मैं। एक वीडियो को दोबारा सब प्ले करके देख लेंगे, पहले दिन का लेक्चर। कॉपी खोल करके देख लेना। बैच 699 का है, खरीद लेना। वो अलग है। फीस दे रही हो यहाँ बैठ करके पढ़ने का, इधर लेट करके पढ़ने का अलग से पैसा देना पड़ेगा। क्या बोला गया है? रेशियो ऑफ फोर्सेज बिटवीन स्मॉल स्फीयर्स विद कांस्टेंट चार्जेज इन एयर और इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। मीडियम, पहले एयर बाय मीडियम पूछा गया, दैट मींस एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को हम लोग के बोलते हैं। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही पूछा गया, एयर अपॉन में मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो k:1 हो जाएगा सीधा। इतने बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल तुमसे नहीं लग रहा है। अगला बताएं जल्दी से। द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज F एंड डिस्टेंस d बिटवीन देम। कौन सा ग्राफ बनेगा? कौन सा? यही तो तुम बोल रही थी, यही तो तुम बोल ही रही हो। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ? कि जैसे जैसे मैं आर को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, जैसे जैसे डी बढ़ेगा फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। ग्राफ कुछ इस तरीके से हमारा बनता है। रिवीजन नहीं हुआ बाबू, 10-5 बार लिखे ही बस हो तुम लोग। सिर्फ लिख करके आए हो डेरिवेशन, पढ़ के कोई नहीं आया है। ये करें, समय लगेगा इसमें। यहाँ गड़बड़ हुआ ना, यहाँ पे आर अपॉन में होगा ना 2⁻⁴ डिनोमिनेटर में ये, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस लगा दें, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा और +1 होगा। सॉल्व करो इसको। q/4πr² को मैं क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा। और ये क्या है? 1/2 होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे मेन जो कॉन्सेप्ट समझना था वो क्या था? कि एक बड़े चार्ज को हमने दो इक्वल सेम साइज के चार्ज में ब्रेक किया। जब भी सेम साइज बोलेगा तो सबसे पहली चीज क्या होगी? जो भी हमारा प्रोडक्ट बना उसका जो समेशन होगा वॉल्यूम का, वो इनिशियल वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ लगेगा। ठीक, दूसरी चीज, चार्ज भी हमेशा हमारा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। इनिशियली जितना चार्ज था फाइनली वो डिस्ट्रीब्यूट होगा बराबर बराबर। अगर 3 चार्जेज होते तो Q/3 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 हो जाता है। नेक्स्ट, अब असर्शन रीजन। Force between two stationary point charges is not altered by the presence of third point charge near them. Force depend on the magnitude of first two charges and distance between them. बताओ बाबू, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, या दोनों सही है एक्सप्लेनेशन सही नहीं है? पहले स्टेटमेंट में हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। पढ़ो। Force between two stationary point charges is not altered by the presence of third point charge near them. सेकंड तो सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट बताओ सही है कि नहीं? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? बहुत बढ़िया, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये। क्या बोला गया है? फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज नॉट अल्टर्ड बाय, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो तीसरे पर कैसे डिपेंड करता है? तीसरा वाला तो नेट फोर्स अगर बोलता ही है तब ना वो अल्टर होता है उससे। नेट फोर्स बोला है क्या इसने? इसने क्या बोला है? कि दो चार्जेज हैं, सपोज दैट एक ये चार्ज है
और एक चार्ज है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ तीसरा चार्ज भी लाता हूँ तो इस चार्ज पर अगर मैं इंटरेक्शन देख रहा हूँ तो इस पर नेट चार्ज अलग हो जाएगा, इधर जाएगा लाइन ऑफ एक्शन, तो इस पे नेट चार्ज कुछ इधर आ रहा होगा, लेकिन दो के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कैसे तीसरे पे डिपेंड कर रहा है बाबू, वो कहां से तीसरे पे डिपेंड कर रहा है, क्या सिंपल सा स्टेटमेंट था, भावनाओं में बह, कहीं लिखा है क्या, नेट फोर्स ऑन अगर लिखा होता है, यहाँ लिखा होता फोर्स ऑन अ स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज नॉट अल्टर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड, तो मैं बोलता गलत है, एक चार्ज पे अगर बात करेगा तब वो अल्टर होता है, लेकिन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं दोनों का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के सेपरेशन पे डिपेंड करता है। 5 बार लिखे हैं, पढ़े भी हैं। अहंकार तो बच्चों का मैं 1 सेकंड में कम कर देता हूँ। अब बताएं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा समय दे रहा हूँ तुम्हें। देखो जब इक्विलिब्रियम में ये होंगे तो इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना होगा, 12 हो जाएगा, और जैसे 12 होगा, क्योंकि ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है तो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, और यहाँ पे दो ही फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक है टेंशन फोर्स, तो टेंशन फोर्स ही क्या करेगा, उसको बैलेंस करेगा, टेंशन फोर्स ही क्या करने वाला है, इसको बैलेंस करने वाला है, ठीक। मतलब ये अरेंजमेंट इस तरीके का नहीं होगा, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा कि नहीं, सबसे ज्यादा दूर कहाँ तक जा सकते हैं, जैसे मान लो मैंने क्या किया, धागे में दो चार्जेस को मैंने ऐसे लटका रखा था एक ही धागे से, रिपल्सन हो रहा है, सबसे ज्यादा दूर दूर कहाँ भाग सकते हैं, इस तरह भगेगा कि नहीं, सबसे ज्यादा दूर कैसे भगेगा, इस तरह से भगना स्टार्ट करेगा, रिपल्सन हो रहा है, और धागा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, मीन्स इसका जो फाइनल अरेंजमेंट बनेगा कुछ इस तरीके से होगा, एक चार्ज इधर चला गया और एक चार्ज कहाँ चला गया, इधर, इससे ज्यादा दूर भग सकते हैं क्या ये, तो आर कितना हो जाएगा दोनों बीच में, ये एल है और ये भी एल है, कितना होगा ये 12 हो जाएगा, और एंगल कितना बना लेगा 5 180 डिग्री, दोनों ही सही है, इसका मतलब 12 होते ही यहाँ वैल्यू रखूंगा के कहाँ से लाया हूँ, जब 4 पाई लिखा ही हूँ तो, जब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे तो के नहीं ना आएगा, क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, क्योंकि दोनों Q हैं तो Q स्क्वायर हो जाएगा, और लेंथ कितना हो गया दोनों बीच में 12 हो गया, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, 4 इंटू 4 16, पाई नॉट एल स्क्वायर, ऊपर में Q स्क्वायर, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अ चार्ज कैन नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन इटसेल्फ, बिल्कुल सही बात है, द मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल 1 मीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस इज 2.3 इंटू 10⁻⁻28 न्यूटन, मिनिमम जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, अगर मैंने उसको 1 मीटर अपार्ट रखा है तो कितना होगा वो 2.3 इंटू 10⁻⁻28 न्यूटन होता है, याद रखना इस वैल्यू को, ठीक। लेकिन ये इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट सही है इंडिविजुअली, लेकिन सेकंड इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, अ चार्ज कैन नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन इटसेल्फ का ये रीजन नहीं है, ये अलग बात कर रहा है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स, और ये बोल रहा है एक चार्ज के बारे में, कूलम फोर्स बिटवीन चार्जेस इज अ सेंट्रल फोर्स, सही बात है, कूलम फोर्स डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन चार्जेस, ये भी सही बात है, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या, कोई रिलेशन नहीं है, मतलब सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअल सही है। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा गया है बाबू, जेईई में भी पूछा गया है, और नीट में भी पूछा गया है, बताएं जरा कौन सा वाला फील्ड लाइन सही है, अब मेटालिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइंस ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ शोन इन द फिगर एच, कौन सा पाथ सही है, और ये क्वेश्चन पहले भी कराया जा चुका है, आंसर बताएं, सिर्फ हाँ में सिर ना हिलाएं, आंसर बताएं कौन सा पाथ सही है, कौन सा, एग्जाम में जा करके यही खेल ना लो, तीसरा सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, जो भी फील्ड होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं,
परपेंडिकुलर टू सरफेस बताया गया था कि नहीं? तो परपेंडिकुलर टू सरफेस यही बन रहा है ना। थ्योरी किसी को याद नहीं है? थ्योरी पढ़े होगे लोग, डेरिवेशन किए लो तो थ्योरी पढ़े ही होगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये नहीं लिखा था उसमें? क्यों नहीं यहाँ बताया बोलो? कौन सा आंसर हो जाएगा? 4। अब यहाँ पे फिगर दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसमें तो कुछ ऐसा है ये। इस तरीके से है, और इसमें में भी नहीं दिख रहा है। ये 2 में दिख रहा था, 2 में नहीं दिख रहा है। कैसे बनाया जाए इसको? Uncharged sphere of metal placed inside a charged plate, the electric lines of forces look like. एक में स्पीयर के अंदर से ही पास होकर के जा रहा है, एक में अंदर नहीं पास हो रहा है, एक में अंदर नहीं पास हो रहा है, एक में अंदर पास हो रहा है। कौन सा फील्ड लाइंस होंगे? कौन सा डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सा? अभी अभी बताऊं क्या? बुद्धिहीन नहीं हो तुम लोग। सरफेस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर जाएगा। सरफेस से ये कहां से परपेंडिकुलर लग रहा है? ये कहां से परपेंडिकुलर है सरफेस? इनसाइड होता नहीं है, इनसाइड होता नहीं है, नॉर्मल टू द सरफेस। अभी अभी तो बताया हूँ। 9 इंटू 10 की पावर -6 कूलम आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। दो चार्जेज हैं हमारे पास जिनको एयर में रखा गया है, और दोनों पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना लेता हूँ मैं, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना लेता हूँ। दोनों एयर में रखे गए हैं। तो लेट अस सपोज दिस इज Q1, दिस Q2 आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट। तो सेंटर टू सेंटर लाइन को जब हम ज्वाइन करेंगे तो कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है। The position of a third charge to be placed between them such that there is no resultant force. No resultant force लिख दे, या इक्विलिब्रियम लिख दे, या नल पॉइंट लिख दे, या न्यूट्रल पॉइंट लिख दे, सबका मतलब एक ही है। सही है? इक्विलिब्रियम लिख दे, या तो नो रिजल्टेंट फोर्स लिख दे, या तो नल पॉइंट लिख दे, या तो क्या लिखें? न्यूट्रल पॉइंट लिख दे। सबका मतलब एक ही है जो हम लोग करने जा रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या था क्वेश्चन? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है और बिल्कुल मतलब बीच में कहीं रखना है, बिल्कुल बीचों बीच नहीं है, प्लेस्ड बिटवीन देम। बीच में कहीं एक ऐसा तीसरा चार्ज ले आओ जहां पे कोई रिजल्टेंट फोर्स ना हो। कल को इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख के दे सकता है, सही ना? अब सपोज करो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो फोर्स भी नहीं होगा, क्योंकि फोर्स किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो भाई मैं यहाँ पे मान लेता हूँ पॉइंट यहाँ पे कहीं, जनरल एक फॉर्मूला निकालते हैं। लेट अस सपोज ये क्या है? हमारा x डिस्टेंस है। ये कितना हो जाएगा? 10 - x होगा। या एक काम करते हैं, इसको d - x रख लेते हैं, जनरल फार्मूला d - x, और इसको मैं d बोल देता हूँ। सही। दूसरा काम क्या क्या बोला गया था? पहला काम फिगर बनाएंगे, दूसरा काम क्या था? फोर्स को दिखाया जाएगा। पहले सेंटर सेंटर लाइन को ज्वाइन कर लेंगे, उसका से फोर्स को। क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इधर लगेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सही है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर ध्यान से देखोगे तो नेट फोर्स 0 होना है मुझे, नेट फोर्स मुझे 0 करना है। मैं एक टेस्ट चार्ज लाया, ये पॉजिटिव रिपल करेगा,
ये पॉजिटिव ये भी रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव ये रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव ये रिपेल करेगा। तो डेट मीन्स यहाँ पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, क्या कौन सा चार्ज आना चाहिए, निगेटिव। क्यों सर, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो ये तो इक्विलिब्रियम में हो गया, बट ये और ये वाले चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं हो रहे हैं। इसके बारे में चर्चा कई बार हो चुकी है, कई बार हमने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज होना चाहिए, सही है। तो लेट अस सपोज मैं इसको निगेटिव 1 में रखूंगा कि ये निगेटिव है, बट अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, सही है। क्यू नॉट पे नेट पोस्ट 0 चाहिए। जैसे मैं इसको निगेटिव करूंगा तो ये वाला डायरेक्शन पलट जाएगा, क्या इधर हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन पलट जाएगा, इधर हो जाएगा, और ये तो ऐसे ही रहने वाला है। तो मतलब ये दोनों का इक्विलिब्रियम तो अचीव हो गया और इसका भी इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। तो मैं सेंट्रल वाले केस को लेकर के चल रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर मस्ट बी बराबर टू दिस K Q2 Q0 अपॉन में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, सही जा रहा है। Q0 के कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा Q1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा डी माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई Q1, सही। यहाँ तक स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, डी माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर Q2 बाई Q1 हो जाएगा, सही जा रहा है। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा डी माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू रूट ओवर Q2 बाई Q1। इस 1 को उधर भेज देते हैं, तो डी बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर Q2 बाई Q1 प्लस का 1 हो जाएगा। मुझे x निकालना था, इसको उधर भेजूंगा, इसको इधर भेजूंगा, तो d अपॉन में रूट ओवर Q2 बाई Q1 होगा और प्लस होना जाएगा कि नहीं। इसी पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नल पॉइंट, सही है। अगर एमसीक्यू में आएगा तो इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखो। अगर पॉजिटिव चार्ज हैं दोनों, पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, मींस अगर सेम नेचर के चार्ज हैं, सेम नेचर के अगर चार्ज हैं, तो जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट मिलेगा या नल पॉइंट मिलेगा या न्यूट्रल पॉइंट जो मिलेगा वो छोटे वाले चार्ज की तरफ मिलने वाला है, सही है। छोटे वाले चार्ज की तरफ मिलेगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू डी अपॉन रूट ओवर Q2 बाई Q1 प्लस 1। और Q2 क्या होगा, बड़ा वाला चार्ज होगा, ये होगा बिगर चार्ज और ये वाला होगा हमारा छोटा वाला चार्ज। हमेशा बड़ा बाई छोटा होगा दोनों ही केसेस में, सही है ना। डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं फिर हम लोग। टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया, तो सर 10 अपॉन में रूट ओवर 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 1। क्या हो जाएगा ये 3/2 1.5 2.5 हुआ क्या, लो ऊपर भी 4 नीचे भी 4 का गुणा कर लेते हैं, 25 चौके 100 होता है, 10 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 10 से 10 ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 4 सेंटीमीटर। और किधर से, छोटे वाले चार्ज से, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1, आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1। आगे बात समझ में, तो वो फॉर्मूला बस याद रखो, नल पॉइंट जो होगा x इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में रूट ओवर बड़ा चार्ज बाय छोटा चार्ज प्लस 1 होगा, सही है। अब अगर दोनों चार्जेज अपोजिट नेचर के हो जाते हैं तो बस फॉर्मूले में माइनस आ जाता है, फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, माइनस आएगा और कोई अंतर नहीं है। मीन्स अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, अच्छा ये जो फॉर्मूला अभी हमने पीछे देखा वो पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए भी एप्लीकेबल है और निगेटिव निगेटिव के लिए, सेम नेचर का चार्ज होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव निगेटिव हो। अब अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो सेम उसी तरीके से लेकर के चलेंगे और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी अपॉन रूट ओवर Q2 बड़ा चार्ज बाई छोटा चार्ज माइनस का 1, ठीक है, माइनस 1 हो जाता है। और ये भी कहाँ से होगा, छोटे वाले चार्ज से। अब देखो यहाँ क्या बोला गया, -32 माइक्रोकूलम्ब है जो कि x इज इक्वल टू 60 पे रखा गया है, और +2 माइक्रोकूलम्ब है जो कि x इज इक्वल टू 0 पे रखा गया है। तो बड़ा चार्ज कौन है, 2 माइक्रोकूलम्ब है, +2 या -32, माइनस,
अब ये प्लस और माइनस क्या बताता है? सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले या कितने इलेक्ट्रॉन्स आए। बड़ा वैल्यू कौन है? 32 है बड़ी वैल्यू। चार्ज को छोड़ दो, मतलब वो जो साइन है, मैग्नीट्यूड को सिर्फ देखा जाता है, तो 32 बड़ा वैल्यू है। ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितना है? ये 0 पे था, वो 60 पे था, तो 60 हो जाएगा अपॉन में रूट ओवर 32/2, 16 होगा -1, 16 4 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। कहाँ से? छोटे वाले चार्ज से। +2 माइक्रोकूलम से 20 सेंटीमीटर पे हमारा क्या होने वाला है? नल पॉइंट होने वाला है। और वो किधर होगा? ध्यान से सुन लो। वो किधर होगा? छोटे वाले चार्ज के। छोटा वाला चार्ज कौन है? ये है। इसके लेफ्ट होगा, बाहर होगा, इन दोनों के बीच में नहीं होगा। इन दोनों के बीच में नहीं होगा। नल पॉइंट जो होता है वो छोटे वाले चार्ज से कितना? 20 सेंटीमीटर दूसरे साइड में होगा, बीच में नहीं होगा। अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं तो बीच में आएगा। जो थर्ड चार्ज में रखूंगा वो बीच में आएगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी बीच में। लेकिन अगर दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो बीच में नहीं आएगा, छोटे वाले साइड के चार्ज के साइड में आएगा, दूसरी तरफ जाएगा वो। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। एयर में फोर्स दिया गया है F, एयर में दिया गया है F, और हमसे मीडियम में पूछ रहा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कितनी दी गई है? 4। ये और कुछ नहीं है, एप्सिलॉन आर है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, F0/Fm इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो हमसे मीडियम पूछ रहा है, मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F0 अपॉन में एप्सिलॉन आर। F0 कितना दिया गया है? F4। अब वैसे भी समझ में आता है, एयर में अगर F है, कोई मीडियम लाऊंगा तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करती है, और उतने से डिक्रीज करेगी जितने क्या होगा, उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। F/4 तो डायरेक्ट ही आंसर आना चाहिए था। ट्राई करें सब लोग। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास है 9.1 × 10⁻31 kg, इसको मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंका, तो एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा? जब भी कभी भी एक्सेलरेशन अगर पूछा जाए तो अब मान लेता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है मेरे, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, और मैंने एक क्या किया है, इसमें इलेक्ट्रॉन को फेंका है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर फेंकूंगा इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, Q × E, है कि नहीं? और यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल एक्सेलरेशन के लिए। तो किसी भी बॉडी के ऊपर अगर मास है और एक डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। जो किसने बोला था? किसी भी बॉडी के ऊपर मास m है, अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस होता है। ये किसने बात बोली है? किसने बोला था? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ यही बात बोलता है। ठीक है। तो यही चार्ज रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एक्सेलरेशन के लिए। तो क्या Q इज इक्वल टू एम में कर दूंगा, कोई दिक्कत है? F इज इक्वल टू एम में होता है। वही F यहाँ पे कौन है? QE। QE जो है वो फोर्स जैसा एक्ट कर रहा है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। एक्सेलरेशन अगर कभी भी पूछा जाएगा बाबू तो यही फॉर्मूला रहेगा। एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज अगर कभी भी पूछा गया तो QE/m ही लगने वाला है। इस चीज को दिमाग में बिठा लेना आप। चार्ज कितना बोला गया है? इलेक्ट्रॉन है तो 9.1 × 10⁻31 kg मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोला गया है? 9.1 × 10⁻6 अपॉन में मास। ये एक चीज गड़बड़ कर दी हम लोग, यहाँ चार्ज है ना, तो 1.6 × 10⁻19 होगा। मास है 9.1 × 10⁻31। 9.1 9.1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जब ऊपर चढ़ेगा 37 बनाएगा। 37 में से 19 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 18। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻18 एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हाँ, कितना होने वाला है? फर्स्ट ऑप्शन 1.6 × 10⁻18। देख रहे हो कितना ज्यादा एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की वैल्यू देख रहे हो, 10⁻18 एक्सेलरेशन है ना? बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन होता है इसका।
An infinite number of electric charges equal to 5 nanocoulombs are placed along x-axis at x is equals to 1, 2, 4, 8 and so on. In this setup, if the consecutive charges have opposite sign, then the electric field in Newton per coulomb at x is equals to 0 is. करें एक बार ट्राई. इनफाइनाइट चार्जेस रखे गए हैं. कहाँ पे 1, 2, 4 इस तरीके से है. लेट अस सपोज ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस है. सबसे पहला चार्ज रखा गया 1 सेंटीमीटर. दूसरा चार्ज रखा गया है कहाँ पे 2 सेंटीमीटर की दूरी पे. तीसरा चार्ज है 4 सेंटीमीटर. चौथा चार्ज है 8 सेंटीमीटर. और इसी तरीके से आगे भी रखे गए हैं. इन दिस सेटअप इफ द कंजुगेटिव चार्ज है अपोजिट साइन, हर कंजुगेटिव चार्ज पे अपोजिट साइन है. मतलब अगर यहाँ पे प्लस का क्यू है तो यहाँ पे क्या है माइनस का क्यू है, फिर यहाँ पे प्लस का क्यू है, फिर यहाँ पे क्या है माइनस का क्यू है. प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन एट एक्स इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे मुझे बताना है ओरिजिन पे, मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है. तो प्लस की वजह से इधर होगा, माइनस की वजह से इधर होगा, प्लस की वजह से इधर होगा, माइनस की वजह से इधर होगा. छोटा होता जा रहा होगा वैल्यू. सही है. तो मीन्स क्या हुआ, आधे जो चार्जेज होंगे वो ऐड होंगे और आधे उसी में से क्या होने वाले हैं सब्ट्रैक्ट होने वाले हैं. लेकिन जीरो होगा क्या ना. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. डिस्टेंस अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो जीरो हो जाता. जितना प्लस देता उतना माइनस देता हमारा. लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जीरो तो नहीं होने वाला है. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ई नेट के क्यू बाई आर स्क्वायर. पढ़े हैं कि नहीं? चलो लिखते हैं. पहले वाले के लिए होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर. सेंटीमीटर में रख के लिए चल रहा हूँ. ठीक है ना. वैल्यू को सेंटीमीटर में ही रख रहे हैं, बाद में उसको चेंज कर लेंगे कॉमन लेकर के. सही होगा. तो अब देखो ये प्लस का है तो इधर जा रहा होगा, माइनस वाला इधर जा रहा होगा कि नहीं. तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पे. समझ मेरी बात. माइनस के क्यू बाई 2 का स्क्वायर. फिर ये प्लस वाला इधर जा रहा होगा तो सर प्लस लगाएंगे के क्यू बाई 4 स्क्वायर माइनस के क्यू बाई 8 स्क्वायर प्लस डॉट 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 आगे भी जा रहा होगा. के क्यू सब में कॉमन है, निकाल लेते हैं बाहर. 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 स्क्वायर माइनस 1 बाई 8 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट. सही है. क्या ये कि इनफाइनाइट जीपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ये इनफाइनाइट जीपी है. ठीक है. और जीपी में सम ये सम ही तो करना है. जब भी अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा होता है तो याद रखना 100% वो क्या होता है जीपी होता है. कि जीपी में हमारा जीपी में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होता है एस इन्फिनिटी होता है ए अपॉन में 1 माइनस आर. कॉमन रेशियो यहाँ पे कितना है माइनस का 1/2. कॉमन रेशियो कितना है 1/2 है. ठीक है. चेक करो कॉमन रेशियो 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर है 16 हो जाएगा. फिर उधर 64 हो जाएगा. इधर क्या है 1/4. इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/16 माइनस 1/64. तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं दिस बाई दिस उछल के जाएगा तो 1/4 आएगा. एक बार यहाँ भी चेक कर लेते हैं 1/64 1/16 अगेन कितना आ रहा है 1/4. कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा 1/4 होने वाला है. कॉमन रेशियो 1/4 है. फर्स्ट टर्म कौन है 1 है कि नहीं है. तो फर्स्ट टर्म 1 है अपॉन में 1 माइनस 1/4. माइनस का 1/4 होगा कि नहीं होगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है. दोनों एड ऑन होंगे तो कितना हो जाएगा 4/5 होगा कि नहीं होगा. बोलो 4/5 होने वाला है. लाओ यहाँ वैल्यू पुट करते हैं. अब के की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ और क्यू कितना दिया गया है 5 नैनो कूलम. तो 5 × 10⁻⁹ नैनो कूलम अपॉन में. अब एक चीज नोटिस करना यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर में रखा था कि नहीं. 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर 10⁻². तो नीचे 10⁻⁴ आएगा कि नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर था. सब में से मैंने कॉमन लेकर के बाहर निकाला तो 10⁻⁴ तो आएगा ही आएगा मीटर स्क्वायर की वजह से. और इंटू क्या आएगा 4/5 आएगा. तो न्यूमरेटर में है ना ये हो जाएगा 4/5. 5 से 5 कैंसल आउट होगा
9 4 36 होने वाला है, 36 वाला एक ही ऑप्शन है, घर बैठ के खेलते रहना लो। अरे ये 9 से 9 कट जाएगा और ये 4 उछल के ऊपर जाएगा 10 की पावर 4। तो इनफाइनाइट सीरीज का जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से, फॉर्मूला पता है ना हमको, फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल निकालते हुए चलेंगे, ठीक है। बाकी अब कल देखेंगे न्यूमेरिकल। A proton of mass m, charge E, is released from rest। कोई एक चार्ज था E जिसको मैंने रेस्ट से रिलीज किया। रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, यूनिट की कोई बात नहीं किया है बाबू, तो 0 यूनिट्स लेकर के चलेंगे फिर हम लोग। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, अगर मैं किसी भी चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन आएगा। लास्ट लेक्चर में ये बात देखी गई है, इसकी वैल्यू क्या होती थी, क्यू ई बाई एम। अब हमसे पूछ रहा है कितना टाइम लेगा वो इतना डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में, ठीक है। मोशन का क्वेश्चन है, मोशन के क्वेश्चन में न्यूटन के जो 3 लॉज होते हैं वो वैलिड होते हैं, तो मैं ये वाला यूज करूंगा, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर यही क्यों यूज किया, क्योंकि इसमें डिस्टेंस भी आ जा रहा है, इसमें टाइम भी आ जा रहा है, क्योंकि बाकी 3 इक्वेशंस को अगर हम देखते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें टाइम तो आ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं आ रहा है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें डिस्टेंस तो आ रहा है लेकिन टाइम नहीं आ रहा है, इसलिए इन दोनों इक्वेशंस का यूज हम लोग नहीं करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन का यूज करने वाले हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियली वेलोसिटी 0 दिया गया था, डेट मीन्स ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। एस की जगह मैं डी लिख सकता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है, और हाफ ए की जगह मैं लिख सकता हूँ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। चार्ज को कितना दिया गया है, ई दिया गया है, तो मैं क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, ई लिख सकता हूँ, क्यू की जगह वी कैन राइट ई। टाइम पूछा गया था, टाइम कितना हो जाएगा, 2md बाई ई इंटू ई ओवर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 2dm अपॉन में ई इंटू ई सेकेंड इक्वेशन में आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन में हमारा वो आप जो हमें आंसर चाहिए था वो मैच कर गया, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, चल गए लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें सब लोग। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप है, और फ्लक्स पूछा जा रहा है हमसे। फ्लक्स का मतलब क्या होता था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस। सर वाईजेड प्लेन की बात कर रहा है, आई कैप जे कैप बोल रहा है, तो मैंने तुम्हें बताया था जब भी कभी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का अगर जिक्र करेगा तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पहले बनाओ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज, एक काम करते हैं इसको एक्स मान लेते हैं और इसको जेड मान लेते हैं और इसको एक्स मान लेते हैं, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम कहीं भी मान सकते हो। इसको मैं जेड बोल देता हूँ, इसको मैं वाई बोल देता हूँ। तो एरिया कहाँ है हमारा, वाई जेड प्लेन में है, एरिया हमारा वाई जेड प्लेन में है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कुछ हमारा एरिया वेक्टर है कि नहीं है, वाई जेड प्लेन यही होगा, सही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, आई कैप और 2 जे कैप है, सही है ना, आई कैप और 2 जे कैप है, मतलब इस प्लेन में कहीं होगा। अरे आई एक्सिस और जे एक्सिस है ये, आई कैप, एक्स एक्सिस में आई कैप होता है, वाई में जे कैप होता है, और इसमें होता है के कैप, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर कहीं है और इस तरीके से कुछ जा रहा होगा, दिखाओ जरा, तो 3 पेन दो, थोड़ा दो। कुछ इस तरीके का हमारा प्लेन है, जहां पर ये वाई एक्सिस है, सही, इधर की तरफ ये हमारा जेड एक्सिस है, और तुम्हारी तरफ आता हुआ एक्स एक्सिस है, सही है। प्लेन हमारा इस तरीके से रखा गया है इसमें, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पर है, आई कैप प्लस 2 जे कैप, मतलब वो आई कैप और जे कैप इसमें चल रहा होगा कहीं पर, है ना।
कुछ इस तरीके से चल रहा होगा इस प्लेन में, और आई कैप भी बदल रहा है और जे कैप भी बदल रहा है, और दोनों पॉजिटिव है, तो इधर से फिर लाइन्स जा रही होंगी, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इधर से कुछ जा रही होंगी तो इसको क्रॉस कर रहा होगा, यही हमको निकालना है इसमें। और दोनों एक जैसा है, बांट लो भाई जिसका जो था। एरिया को तुमने क्या माना है? एरिया को कैसे लिखोगे? वेक्टर फॉर्म में तो लिखना पड़ेगा मुझे इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया गया है? 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये दिया गया है। एरिया वाईजेड प्लेन में है, ये हमारा प्लेन है, तो एरिया वेक्टर या तो इधर होगा या तो इधर होगा, सही है ना? इस तरीके से एरिया रखा गया है, तो एरिया वेक्टर या तो इधर आउटवर्ड होगा या तो इधर आउटवर्ड होगा। सर इधर आउटवर्ड लेते हैं तो प्लस एक्स एक्सिस होगा, और अंदर की तरफ अगर मैं लेता हूं तो माइनस का, तो मैं पॉजिटिव लेकर के चलता हूं। एरिया को मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? एरिया वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन के लिए मैं आई कैप लिखूंगा, कोई आपत्ति है क्या? बोलो। फ्लक्स क्या हो जाएगा? ई डॉट ए होता है, तो 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप डॉट ए कैप। ए कैप की जगह मैं क्या लिख दूं? 2 आई कैप। डॉट प्रोडक्ट में हमको पता है कितना हो जाएगा, ये 10, और ये जो 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 10। कहाँ से तुम लोग 2√29 लेकर आए थे? किस फॉर्मूले से 2√29 आया था? इतना सिंपल सा सवाल गलत कर दिए, देख लो। अरे भाई जब प्लेन सीट ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर या तो इधर की तरफ होगा या तो अंदर की तरफ होगा, और क्योंकि ये 2D सरफेस है तो हम लोग फ्री हैं, या तो ये डायरेक्शन ले ले या तो ये डायरेक्शन ले ले। ये डायरेक्शन लेता तो मेरा माइनस का आई कैप आता, और ये डायरेक्शन लेता तो मेरा प्लस का आई कैप आता, तो मैंने क्या किया, पॉजिटिव वाला डायरेक्शन लिया है, सही है। कौन सा लॉजिक से 2√29 लाए थे लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। लैम्डा पर यूनिट है ना, लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ चार्ज, लैम्डा पर यूनिट मीन्स लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया गया है, कोई एक वायर है जिसपे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और वो लैम्डा पर यूनिट है, थ्रू एन इमेजिनरी क्यूब। एक क्यूब था बालक, एक क्यूब है, बना लेते हैं, देखते हैं बन जाएगा तो। सपोज दैट ये हमारा कोई क्यूब है, और इसमें से मैंने क्या किया है, एक इमेजिनरी वायर, कुछ तो ऐसा हमने इसमें से भेजा है, और क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम बोल रहा है बाबू। तो भाई एक बात बताओ मुझे, मैक्सिमम फ्लक्स इसी केस में होगा? सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लक्स किन किन चीजों पे डिपेंड करता था? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और एक दूसरा एरिया पे डिपेंड करता था कि नहीं? एरिया पे डिपेंड करता था ना? हाँ सर। तो भाई एक चीज बताओ, मैक्सिमम की बात की जा रही है, अगर मैं वायर जो है वो डायगोनली रख दूं अगर, तो सबसे ज्यादा चार्ज होंगे कि नहीं होंगे अंदर? सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ मिलेगा मुझे? डायगोनली। और ऊपर से सर यहाँ पर एक क्यूब की वो बात कर दिया है, ई डॉट ए तो तुम वैसे भी नहीं लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया गया है कि नहीं, और एक लाइन जो है एरिया नहीं कवर करता है कभी भी। फ्लक्स निकालने के दो तरीके हम लोग सीखे थे, एक तो कन्वेंशनल फॉर्मूला होता है हमारा ई डॉट डी एस, और दूसरा क्या सीखे थे हम लोग, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सर किसी तरीके से मैं इस क्यूब के अंदर से ये निकालूं कितने चार्जेज हैं, क्योंकि यहाँ देखो सब में एप्सिलॉन नॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मुझे यहीं से आइडिया लग गया कि गॉसेस लॉ यूज करना पड़ेगा मुझे फ्लक्स निकालने के लिए, गॉसेस लॉ, क्योंकि इसमें कभी भी ई डॉट डी एस में फ्लक्स नहीं आता, ई एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। बोलो। सॉल्यूशन खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है तुमसे कि गॉस लॉ यूज कर लो। गॉस लॉ यूज करने के लिए ये तो कांस्टेंट है, सब में आ रहा है, मुझे क्यू इनसाइड निकालना पड़ेगा। और हम लोग बचपन से पढ़ के आए हैं कि लैम्डा क्या होता है, क्यू इनसाइड ही मान लेते हैं, अपॉन में लेंथ होता है कि नहीं? सर अगर मैं इस लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला जो एलिमेंट था हमारा, जो लाइन लॉन्ग स्ट्रिंग था हमारा, अगर मैं इसको डायगोनली रखूं यहां से लेके वहां तक, सबसे ज्यादा चार्ज आएगा कि नहीं? इसका मतलब फ्लक्स क्या होगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम होने वाला है, सबसे ज्यादा होगा मतलब मैक्सिमम होने वाला है।
तो मैं क्यू इनसाइड निकालूंगा। सबसे पहले लेंथ निकाला जाए। लेंथ कितना होता है डायगोनल एलिमेंट का? डायगोनल का लेंथ कितना होता है क्यूब में? डायगोनल का लेंथ कितना होता है क्यूब में? मैथ के स्टूडेंट कितने हैं इधर? बहुत बढ़िया प्रदर्शन चल रहा है बाबू। रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब रूट ओवर 3 ये होगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्यू इनसाइड अपॉन में रूट ओवर 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू इनसाइड निकल के आ जाएगा रूट ओवर 3 है इंटू लैम्डा। वैल्यू चिपका दो। फ्लक्स क्या होता है हमारा? क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड कितना है? रूट 3 ए लैम्डा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो डायगोनल का लेंथ नहीं पता है भैया? पता था? जब पूछा जाए नहीं बताओ तो इसका मतलब नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। तो कौन सा अंग टूटा कौन सा नहीं टूटा वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। पीटने लूंगा अभी अभी। यही क्वेश्चन तुरंत अभी करवाया हूं मैं। अरे यार तब क्या बताया जाए, कौन से जन्म का तुम लोग बदला ले रहे हो इधर आकर के? एक्स वाई प्लेन बोला गया है, मैं इसको मान लेता हूँ ये एक्स वाई प्लेन है मेरा, ये जेड प्लेन है। एरिया कहाँ रखा गया है? एक्स वाई। एक्स वाई में रखा गया है मूर्खानंद, इस तरह से रखा गया है। एरिया वेक्टर या तो इधर होगा या तो इधर होगा। तो एरिया वेक्टर इसका या तो इधर होगा या तो इधर की तरफ होगा। जेड एक्सिस इधर है, नीचे कौन सा एक्सिस तुम बनाई हो? जब प्लेट ऐसे है, जब प्लेट ऐसे होता तब ना एरिया वेक्टर नीचे जाता है। इस तरह से प्लेट रखा गया तो एरिया वेक्टर किधर जा रहा है? तुम्हारी तरफ आ रहा है। दैट मीन्स जेड एक्सिस में। तो एरिया वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 का के कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा दिया गया है कितना? 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। फ्लक्स हमारा होता है ई डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट करेंगे के वाला मल्टीप्लाई होगा आपस में। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 300 इज ऑप्शन, 300 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, है ना बालक? सारे विद्यालयों में ये क्वेश्चन जरूर कराता है। एक तो ये कराया जाता है ईच पेज से, और एक कराया जाता है क्यूब से। पूरे क्यूब से बताओ कितना जाएगा। हमारी बात समझ में? हर एक विद्यालय में, कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहां ये न कराया जा रहा। अब ध्यान से जरा समझेंगे इस चीज को। लेट अस सपोज ये हमारा क्यूब है, मान लेते हैं ये क्यूब है। चार्ज कहाँ रखा गया है? द लेंथ ऑफ each साइड ऑफ अ क्यूब इज L। चार्ज Q इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द वर्टिसेस। एक वर्टिसेस पर रखा गया है, सही ना? जब भी ये क्वेश्चन आएगा और हमसे क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर ध्यान से देखोगे ऑप्शन में एप्सिलॉन नॉट भी आ रहा है। और जब भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए जहां पर मुझे सरफेसेस की जरूरत पड़ेगी, किसी भी बॉडी के सरफेस पर अगर बात करता होगा, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? गॉसेस लॉ का यूज करते हैं। चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस वर्टेक्स पर रखा गया है। अब इसको मुझे कंप्लीटली ढकना है। मुझे गॉसियन सरफेस चाहिए जो इसको कंप्लीटली ढके। एक क्यूब ऊपर रखूंगा मैं, 2 हो गया। एक ये था पहले से, 2 हो गया। इधर एक रखूंगा, 3 हो गया। एक इसके नीचे वाले इसके बराबर रखूंगा, 4। 1 2 3 4, इधर ढक दिए। अब इधर साइड भी यही काम करना पड़ेगा। 1 2 3 4, 4 इधर 4 इधर, तो टोटल कितने हुए? 8 क्यूब। तो इस चार्ज को कंप्लीटली ढकने के लिए मुझे 8 क्यूब्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना? तो फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब कितना हो जाएगा? फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब कितना होगा? बोलो। क्यू इनसाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट हुआ कि नहीं? क्योंकि जो फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा वो 8 क्यूब में से जा रहा है, तो एक क्यूब में कितना जाएगा? 1/8 हो जाएगा। ये तो ये बात हो गई। लेकिन हमसे यहाँ क्या पूछा गया? ईच पेस पूछा गया। फ्लक्स थ्रू ईच पेस, ईच पेस। अगर ध्यान से देखोगे तुम यहाँ पे, ये जो चार्ज है यहाँ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे, इस सरफेस को भी टच करता हुआ जा रहा होगा, इस सरफेस को भी टच करता हुआ जा रहा होगा, इस सरफेस को भी टच करता हुआ जा रहा होगा।
क्योंकि इस चार्ज से ये तीनों के तीनों डायरेक्ट कांटेक्ट में है कि नहीं है। तो जो इलेक्ट्रिक फिलांस निकल रहे होंगे ऐसे चारों तरफ निकल रहे होंगे तो इसको सहलाता हुआ जा रहा होगा, इसको भी सहलाता हुआ जा रहा होगा, टेंजेंशियल इसको भी सहलाता हुआ जा रहा होगा। लेकिन ये सरफेस और ये सरफेस से क्रॉस होकर के जा रहा होगा। दैट मीन्स एक क्यूब उसमें 3 सरफेसेस क्या होते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, तो उससे कोई फ्लक्स नहीं बनेगा हमारा। कितने से बनेगा? 3 से बनेगा। इसी तरीके से 8 है थे कि नहीं? तो टोटल इतना निकला हुआ है एक क्यूब से, जिसमें से 3 सरफेस में से ही जा रहा है, तो 1/3 और डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू क्यू इनसाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, जो कि हो जाएगा क्यू इनसाइड बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। रट के रखना इसको, क्यूब से जब भी पूछेगा तो क्यू इनसाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। और अगर फेसेस से पूछता है, हर एक फेस से कितना होगा, तो क्यू इनसाइड बाई 24 एप्सिलॉन नॉट होता है ये। नेक्स्ट बताएं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछा गया है। सबसे पहले फॉर्मूला याद होगा तभी तुम कुछ कर पाओगे। P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2A, ये पढ़े थे। अब क्वेश्चन में जरा देखो, क्या Q दिया गया है? यस सर। क्या सेपरेशन बिटवीन बोथ दिया गया है? यस सर। अच्छा, इसमें एक चीज देखो क्या बोला गया है, अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक एनर्जी डाइपोल इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इतना। ये क्यों दिया गया है? क्यों दिया गया है? सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें। एक्स्ट्रा डेटा भी देता है एग्जाम में। अब बच्चा क्या करेगा, बैठ के इसको भी एडजस्ट करेगा, कहीं ना कहीं फॉर्मूले में लेकर आएगा। क्या जरूरत है? तुम्हें अगर फॉर्मूला याद है, तुम्हें पता है इसमें कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड आता ही नहीं है हमारा। अगर टॉर्क पूछा होता तो मैं पी साइन थीटा कर लेता। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को वो केस स्टडी बना के दे सकता है। पहले वो क्या पूछ लेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। दूसरा वो क्या पूछ लेगा, टॉर्क पूछ लेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। तीसरा वो क्या पूछ लेगा, एनर्जी पूछेगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, माइनस पी कॉस थीटा। सही है। तो केस स्टडी में इस तरह से बना करके वो कई सारी चीजों को पूछा जा सकता है। मुझे पता है क्यू कितना है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू सेपरेशन कितना है, डबल कर देंगे इसका, 2 इंटू 2.4 करेंगे ना। क्यों? अरे भाई ए ही दिया है ना, 2 इंटू 2.4 करेंगे। टोटल होता है ये 2a ही है पूरा का पूरा, क्योंकि डाइपोल के बीच का जो सेपरेशन हम 2a मान के चलते हैं, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज। तो गजब का काम ये मत करके चलाना, तो डबल करके चलाना वहां पे। ये पूरा 2a ही दिया गया है, 2.4 इंटू एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10। तो पावर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻29 होगा। तो मतलब ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन भी गया, तो 10⁻⁻29 होगा। सही है। मल्टीप्लाई करना है। अब देखो जरा ध्यान से, 2.4 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, अगर केस स्टडी बना के देता है तो तुम्हें मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन बताना है कि ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन चूज करना है तो तुम्हें मूर्खानंद जैसा इसको मल्टीप्लाई करना मत बैठ जाना लो। 2.4 को मैं 2.5 लिख सकता हूँ कि नहीं, 25 25 लिखा जा सकता है। और इसको 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, 25 यहाँ 75 होता है, मतलब ये होगा कि नहीं, ये 76 दिया गया है कि नहीं दिया गया, 76 पास में। वो ऑप्शन क्यों दिया गया था 15.36, क्योंकि बच्चा इसको डबल करेगा तो पहला ही ऑप्शन आएगा, और पहला ही ऑप्शन दिया भी गया था। एग्जाम में जब भी पहला ऑप्शन आएगा तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, क्योंकि 98% चांसेज होगा गलत होगा वो ऑप्शन। सिर्फ 2% सवालों में ऑप्शन वो सही होता है, और पहले ही देते हैं सबकी नजर उसी पड़े तुरंत टिक करोगे आगे। जब भी ऑप्शन ए आएगा क्रॉस चेक जरूर करना अपने सॉल्यूशन को। अगर क्रॉस चेक कर लिया, कैलकुलेशन सब कुछ सही है, तब जाकर टिक लगाना, वरना उसको छोड़े रखना अभी। सही ना। ये डबल करोगे तो यही आंसर आएगा, 2 इंटू ए, मतलब 2.4 करोगे तो डबल, क्योंकि इसका डबल ही है वो। अगला क्वेश्चन बताएं। देखो जरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, a dipole consisting of 10 new nanocoulomb and minus 10 nanocoulomb separated by a distance of 2 centimeter oscillates in electric field 60,000 volt per meter of strength. The frequency of its oscillation is, फ्रीक्वेंसी पूछा गया है हमसे। ठीक है। और क्या है, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखूंगा तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। सही है।
तो टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है? तो कोई भी डाइपोल है हमारा, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस का क्यू चार्ज, इसको मैंने रखा है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ई वैल्यू दी गई है 60,000 वोल्ट पर मीटर, बताया था ना दोनों यूनिट होते हैं। तो ये इसके अंदर सर क्या करेगा, रोटेट करेगा, इधर की तरफ जाएगा ना, इधर की तरफ, प्लस इधर की तरफ बहेगा, ऐसे ही रोटेट होना स्टार्ट होगा। तो सर एक टॉर्क जनरेट होगा इसके ऊपर, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कैसे करना था इसको। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा होता है कि नहीं। मैं फिलहाल के लिए मान लेता हूँ कि एंगल बहुत छोटा है, क्योंकि एंगल का कोई जिक्र नहीं किया गया है, और स्मॉल एंगल्स, वेरी स्मॉल एंगल, साइन थीटा को वी कैन राइट थीटा लिख सकते हैं। ध्यान से देखना कि ये डेरिवेशन भी होता है, जो सिलेबस में से हटाया गया था इसलिए बताया नहीं मैं, ये हो गया। और हमें एक बात और पता है, क्वेश्चन बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी जिक्र किया गया, जब ये टॉर्क जनरेट हो रहा होगा तो कुछ न कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस बॉडी का। जब भी रोटेशन होता है कहीं पर भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और जब भी कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू अल्फा। ये कहां से आता है, एफ इज इक्वल टू एम ए से आता है। फोर्स का काम रोटेशन में कौन करता है, टॉर्क। मास का काम रोटेशन में कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एक्सेलरेशन को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, अल्फा से। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा बोल सकता हूँ कि नहीं मैं, ये हो जाएगा आई अल्फा इज इक्वल टू पीई थीटा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, पीई थीटा बाई आई हो जाएगा। पहला इक्वेशन ये हमारा बनेगा। कल को अगर तुमसे वो एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ लेता है कि जो डाइपोल रोटेट कर रहा होगा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ, थीटा देगा तुमको 30 डिग्री 60 डिग्री अगर देता है तो तुम इसको इग्नोर नहीं करोगे, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा बाई आई हो जाएगा। सही है। अगर कल को ये पूछ लिया एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ, तो हमको पता है यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, मींस ऑसिलेशन होने का मतलब हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो अल्फा होता है वो होता है माइनस ओमेगा एन स्क्वायर थीटा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अल्फा क्या होता है, माइनस ओमेगा एन स्क्वायर थीटा। अगर कोई भी पार्टिकल इस इक्वेशन को अगर फॉलो करता है दैट मींस वो पार्टिकल किसमें है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, एसएचएम में। तो ये अल्फा क्योंकि ऑसिलेट बोल दिया है तो मैं इसी को यहाँ पे ला करके इक्वेट कराऊंगा, माइनस को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। माइनस सिर्फ ये बताता है कि ये थीटा जो है उसके मतलब ये एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट में जा रहा है, एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन होगा वहां पे। ओमेगा एन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ, पीई थीटा बाई आई बोल सकता हूँ। थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होगा वो आएगा पीई बाई आई। ये सेकेंड हमारा फॉर्मूला बनता है कि अगर तुमसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है, तुमसे अगर वो पूछता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी बताओ इसका, डाइपोल का, तो हमारा ये दूसरा फॉर्मूला बनेगा। वैल्यूज को पुट करो, और फ्रीक्वेंसी हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा बाई 2 पाई होता है कि नहीं, बोलो। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि पी दिया गया है, नहीं दिया है, पी निकाल सकता हूँ कि नहीं मैं। पी क्या होता था, क्यू इंटू टू ए होता है। क्यू दिया गया हमको 10 नैनो कूलम, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस, नैनो मतलब 9, मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन कितना है, 4 सेंटीमीटर, डबल करना पड़ेगा ना। तो हाँ क्या कर रही हो, टोटल कितना है 2 सेंटीमीटर है, 2a का वैल्यू ही 2 सेंटीमीटर है, काफी यूनिट है सर, 10 की पावर माइनस 2 साथ में करना पड़ेगा, इट विल बिकम्स 20 इंटू 10 की पावर माइनस 11। यूनिट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। चार्ज का कितना होता है कूलम्ब, और डिस्टेंस का कितना होता है मीटर, कूलम्ब मीटर। वैल्यू उठा के लाके यहाँ चिपका देंगे, ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा एन रूट ओवर पी की वैल्यू दी गई है अपने को 20 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोला है, 60,000, 60,000 अपॉन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बोल रहा है, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10। सही है, क्या होगा, गड़बड़ होगा कहीं, हाँ, 4 होगा। हाँ, कोई आपत्ति जता रहे हो, ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। कौन 11 कहाँ गया, 11 कहाँ है। तो मान लो 12th तो सीधा पढ़े होगे, 10th के बाद सीधा 12th में आए होगे, 11th कहाँ पढ़े होगे।
बोर्ड में ये सब मत बोल के चले आना, नहीं तो घर आकर के पीट के जाएगा। 2 1 2 3, 1 2 3 और ये 4 जीरो, 4 जीरो बाहर निकलेगा तो 2 जीरो बनाएगा, और 2 बाहर निकलेगा 2 बनाएगा। तो कितना हो जाएगा ओमेगा एन 200 यूनिट रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड वैल्यू ला के यहाँ चिपका दो। ओमेगा दिया गया है 200 रेडियंस पर सेकेंड, अपॉन में ये रेडियन में होता है, रेडियन रेडियन कट जाएगा, आंसर कितना आएगा पर सेकेंड, और वही यूनिट होता है हर्ट्ज जिसको हम लोग बोलते हैं। पाई को 22/7 रखूंगा मैं, 3.14 नहीं रखूंगा। ये 100 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 7 पंजे 35, 35/11, 3 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। लेकिन दो दो 3 वाला ऑप्शन है, ये तो गया, ये भी गया। डिवाइड करेंगे 3 1s are 3, ठीक है। हाँ डेसिमल कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, डेसिमल कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। ये हो जाएगा कितनी बार में, 2 बार में गया तो 100, 2 बार में और गया तो 50, ठीक तो है। अच्छा 350 होगा ना, अरे जीरो भी तो था यहाँ पे। एक बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा 33, बचा कितना, बचा कितना 33 घटाओगे 35 में से कितना बचता है, तो 2 जीरो आएगा, मतलब 1 टाइम्स, आगे मैं चेक नहीं करूंगा। चौथा होगा, चौथा होगा, डिवीजन करना भी नहीं आ रहा है। 31.83 हर्ट्ज यूनिट आएगी। इस क्वेश्चन में कई सारे क्या थे हमारे डेरिवेशन थे। कल को ये डेरिवेशन पूछ सकता है, ध्यान सुन लो, कल को ये डेरिवेशन तुम्हारे बोर्ड के परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, या फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकालो। ये पूछ सकता है बोर्ड में कि एक डाइपोल को मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर गया, फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑसिलेशन। वो पूछ सकता है तुमसे, तो यही काम करके आना है तुम्हें, इधर से इधर फिर उधर, सही है। इस तरीके से तुम्हें फ्रीक्वेंसी निकाल करके बतानी पड़ेगी वहां पे, सर फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है 1/2 पाई √/PE/I। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2 पाई √/PE/I। इस फॉर्मूले को अपने फॉर्मूले सीट में अपडेट कर देंगे, पूछ सकता है बोर्ड। ये क्वेश्चन जानबूझ के रखा था मैं क्योंकि ये थ्योरी नहीं पढ़ाई गई थी, और इसीलिए इस क्वेश्चन को डाला गया इसके अंदर कि ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकता है वो, सही। और ये क्वेश्चन नीट का है, नीट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अरे अब तो खत्म हो जा रहा, अब क्या है? तुम कहीं और थे, अभी को आए हो, टाइम हो गया है तो। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक?